नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स यानी बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर की एक बहुत बेहतरीन और प्यारी सी क्लास आप सभी के लिए। आप सभी वीडियो पूरा वॉच करना, एंड तक बने रहना। जितने भी कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटी है जिनमें बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है जेनेटिक्स का यानी फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का, उसकी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुके हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका नाम है सहलग्नता यानी लिंकेज क्या है। तो प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि क्वेश्चन है सहलग्नता क्या होता है। मेरे भाई, सहलग्नता या फिर लिंकेज क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करी जाए बच्चों, क्या सहलग्नता की परिभाषा की बात करी जाए, है ना, इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा तो काफी इसकी अच्छी परिभाषा है कि वंशागत के समय दो या दो से अधिक, क्या मेरे बच्चों, वंशागत के समय दो या दो से अधिक जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, लिंकेज या सहलग्नता बोलते हैं। ध्यान रहे मेरे मित्रों, वंशागत के समय जब दो या फिर दो से अधिक जीन एक साथ में मेरे बच्चों रहते हैं तो इसके जो रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे लिंकेज बोलते हैं बच्चों। क्या उसे बोलते हैं, लिंकेज यानी सहलग्नता बोलते हैं। ठीक है ना, लिंकेज यानी सहलग्नता। समझ गए परिभाषा को आप मेरे बच्चों। तो वंशागत के समय दो या दो से अधिक जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, लिंकेज। क्लियर है पॉइंट ये आपको अच्छे से। तो ये होती सहलग्नता यानी लिंकेज। लिंकेज की ये परिभाषा है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे लिंकेज के और भी, लिंकेज से जो भी पॉइंट बन सकते हैं उनको हम जानेंगे। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे स्लाइड में आपको दिया गया है कि जीनों का एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने के कारण लिंकेज होती है। मेरे बच्चों, लिंकेज क्यों होती है, जब क्या होता है, जो हमारे जीन है वो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, है ना। जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरे बच्चों, एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, इसी के कारण तो लिंकेज होती है। अच्छा, सहलग्न जीन, जो सहलग्न जीन होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वतंत्र अपव्यूहन को प्रदर्शित नहीं करते। तो जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है प्यारे बच्चों, जो सहलग्न जीन होंगे वो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप F2 पीढ़ी में 9:3:3:1 का जो अनुपात प्राप्त होता है। ठीक है ना। जबकि प्यारे बच्चों वहीं टेस्ट क्रॉस से प्राप्त पीढ़ी में, जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त पीढ़ी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें यह अनुपात 1:1:1:1:1 देखने को मिलता है। यानी सीधी सी बात यह है, जीनों का एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने के कारण लिंकेज होती है। जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, जिसके कारण बच्चों लिंकेज होती है। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात क्या है, सहलग्न जीन स्वतंत्र अपव्यूहन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे जीन जो सहलग्न हैं वो क्या करते हैं, वो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण तो ही लिंकेज होती है ना। अब परिणाम स्वरूप क्या होता है, F2 पीढ़ी में जो रेशियो है वो 9:3:3:1 का देखने को मिलता है। और टेस्ट क्रॉस से प्राप्त जो पीढ़ी होगी उसमें क्या है मेरे बच्चों, 1:1:1:1 का अनुपात प्राप्त होगा। क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगर बात करी जाए मेरे बच्चों, सहलग्नता की अवधारणा को किसने दिया था। ये काफी बढ़िया प्रश्न है कि सहलग्नता की अवधारणा को किसने दिया था। तो एक वैज्ञानिक हुए थे TH मॉर्गन, 1910 में इन्होंने दिया था। यानी जो कॉन्सेप्ट है लिंकेज का, जो लिंकेज की थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, ये किसने दी थी, TH मॉर्गन साहब ने दी थी। कब दी थी, 1910 में दी थी। अच्छा, और मॉर्गन के अध्ययन के द्वारा क्या हुआ,
निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। यानी जो संलग्नता की कॉन्सेप्ट है ये दिया था टी.एच. मॉर्गन जी ने दिया था, है ना। और जो मॉर्गन ने अध्ययन किया, अध्ययन के फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त हुए वो आपके सामने है। तो पहला परिणाम क्या था मेरे बच्चों? पहला परिणाम तो ये था, एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीनों और एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीनों में, एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीनों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वंशागत के समय वो एक साथ रहें। तो समझ गए आप कि नहीं? एक ही क्रोमोसोम पर जो भी जीन्स पाए जाते हैं उसमें यह हैबिट पाई जाती है कि वो वंशागत के दौरान जो है एक साथ रहें। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 2, गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं, यहां पे जीन लिख गया है बच्चों, तो गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं, गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? वो रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। यानी रेखीय क्रम में जीन पाए जाएंगे गुणसूत्रों के ऊपर। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड नंबर क्या है? दो जीनों के बीच में दूरी जितनी क्या होगी? कम होगी। दो जीन के बीच में जब दूरी कम होगी तो संलग्नता की जो प्रगाढ़ता है बच्चों ज्यादा होगी। जब जीन के बीच में दो जीन होंगे, दो जीन के बीच में दूरी क्या होगी? दूरी कम होगी, तो सहलग्नता की जो प्रगाढ़ता है क्या होगी? अधिक होगी। और जब दो जीनों के बीच की दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो सहलग्नता की प्रगाढ़ता बच्चों क्या है? उतनी ही कम होगी। ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। मॉर्गन के अध्ययन के दौरान उन्होंने 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान दिया था। जो बिंदु थे वो क्या क्या थे? एक तो यही था कि एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीनों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वंशागत के समय वो एक साथ रहें। इसी को तो लिंकेज बोलते हैं भाई। वंशागत के समय 2 या 2 से अधिक जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? लिंकेज। तो ये कुछ बातें थी, इसको आपने समझ लिया। आगे चलते हैं। अब आगे बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे आप देख लो बढ़िया से। अब हम जो पढ़ेंगे सहलग्नता की अवस्थाएं, यानी फेज ऑफ लिंकेज। प्यारे बच्चों, लिंकेज की जो अवस्थाएं होती हैं, जो फेजेज होती हैं, वो 2 होती हैं। एक है हमारा कपलिंग फेज, एक है रिपल्सन फेज। क्लियर? जो सहलग्नता होती है उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, कपलिंग और रिपल्सन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कपलिंग फेज क्या होती है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? कपलिंग फेज क्या होती है। तो कपलिंग फेज आप लोग देख लीजिए क्या होती है। इस अवस्था में सहलग्न जीन के प्रभावी एलील एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इस अवस्था में सहलग्न जीन के प्रभावी एलील, प्यारे बच्चों, जो प्रभावी एलील होंगे उसे अपन लोग कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल लेटर में, और जो अप्रभावी एलील होंगे उसको अपन लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो ये कोई मान लीजिए एक गुणसूत्र है, ये कोई गुणसूत्र है, ये क्या है बच्चों? ये कोई गुणसूत्र है। ठीक है ना। और ये क्या है? जो कैपिटल लेटर में, ये प्यारे बच्चों क्या है? जो कैपिटल लेटर में है ये होता है प्रभावी एलील। ये क्या है? ये प्रभावी एलील है। ठीक है ना। और ये जो स्मॉल लेटर में स्मॉल बी और स्मॉल एल है, ये क्या होगा? ये अप्रभावी एलील होगा। कैसा होगा? अप्रभावी एलील है बच्चों। ठीक है ना। अप्रभावी एलील है। अब देखो परिभाषा क्या कह रही थी? इस अवस्था में संलग्न जीन के प्रभावी एलील एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जो प्रभावी एलील है उसको कैपिटल बी से किया, एक ही गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, यानी कैपिटल बी भी ऊपर है और कैपिटल एल भी ऊपर है। जबकि जो अप्रभावी एलील है वो क्या है? स्मॉल बी स्मॉल एल, ये नीचे है। यही हमारी क्या है? कपलिंग फेज होती है। क्लियर? अब देखो रिपल्सन फेज में क्या है। रिपल्सन फेज में आप देखना, अगर रिपल्सन की बच्चों यहीं पे बात करी जाए तो क्या है? सहलग्न जीन में एक जीन को प्रभावी एलील के साथ तथा दूसरे जीन को अप्रभावी एलील के साथ एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। सहलग्न जीन में एक जीन को प्रभावी एलील के साथ में, यानी आप देख सकते हो जो कैपिटल वाला अपना वो क्या है? वो प्रभावी है, और स्मॉल लेटर में जो वो क्या है? वो अप्रभावी एलील है। ठीक है ना। अब देखो, एक तो ये क्या है? अप्रभावी है, एक तो क्या है?
अप्रभावी है और एक क्या है, प्रभावी, और एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाती है रिपल्सन फेज। जैसे एलील, एलील आ रहा, एलील का मतलब क्या होता है, जीन के एक दूसरे रूप को एलील कहते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एज एलील, यानी जीन के जो एक से अधिक रूप होते हैं वो प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं, एलील। क्लियर है पॉइंट यहां तक? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। आगे देखिए आप, आगे अगर बात करें लिंकेज के प्रकार, प्यारे बच्चों लिंकेज कितने प्रकार की होती है, लिंकेज को ही सहलग्नता बोलते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, तो सहलग्नता के प्रकार की अगर बच्चों बात करी जाए तो मुख्य इसके प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। पहला है प्यारे बच्चों कंप्लीट लिंकेज, पहला क्या है, कंप्लीट लिंकेज होती है, ठीक है ना। अब कंप्लीट लिंकेज क्या होती है देख लेते हैं। जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त, जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त सभी संतानें पैतृक के समान होती हैं तो इसे मेरे भाई क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। मान लीजिएगा जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त जो भी संतान होगी वो अपने पैतृक के समान होगी बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे ही तो बोलते हैं भाई लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो नर ड्रोसोफिला, जो नर ड्रोसोफिला इसका बेस्ट एग्जाम्पल से माना जाता है। तो लिंकेज के दो टाइप्स होते हैं, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट। कंप्लीट की मेरे भाई बात करी जाएगी तो आप देख सकते हो, है ना, जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त सभी संतानें पैतृक के समान होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट लिंकेज, और इसका एग्जाम्पल है नर ड्रोसोफिला। क्लियर? चले बच्चों आगे देखिए, आगे अब देखेंगे अपन लोग आगे भी देखेंगे। अभी एक स्लाइड यहां पे बच्चों भी थोड़ी सी कम है, अपन लोग उसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम देख लेते हैं। अभी ये क्या है, कंप्लीट लिंकेज है, ठीक है ना। अच्छा एक होता है प्यारे बच्चों, जो दूसरा पॉइंट यहां पे आएगा वो हमारा आ जाएगा, कंप्लीट लिंकेज हमने देख लिया, ठीक है ना। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे वो क्या होगा, वो होगा हमारा इनकम्प्लीट लिंकेज। दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है ना। हाँ दूसरा है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। चलिए अब इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है उसको देख लेते हैं। जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त, जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त, जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त, टेस्ट क्रॉस से प्राप्त सभी संतानें, जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त, जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त पैतृक प्रकार की संतानों के साथ, जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त पैतृक प्रकार की, पैतृक प्रकार की संतानों के साथ, पैतृक प्रकार की संतानों के साथ रिकम्बिनेंट प्रकार की संतानें भी पाई जाती हैं। रिकम्बिनेंट प्रकार की, रिकम्बिनेंट प्रकार की संतानें भी पाई जाती हैं तो इसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं, ठीक है ना।
तो इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होती है? जब टेस्ट क्रॉस से प्राप्त पैतृ प्रकार की संतानों के साथ साथ में बच्चों क्या है, रिकम्बिनेंट प्रकार की संतानें भी पाई जाती हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी को और कैसे हम समझ सकते हैं? इसको अपन लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसकी जो दूसरी परिभाषा हम लोग देखेंगे वो क्या हो सकती है। दूसरी अगर बच्चों बात करी जाए, दूसरे की बात, जैसे अथवा में दूसरी क्या हो सकती है? जब दो जीनों के बीच क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है, जब दो जीनों के बीच क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है, तब इसे क्या बोलते हैं बच्चों? तब इसे क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट लिंकेज। तब इसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझना। तो लिंकेज दो टाइप्स की थी, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गए सहलग्नता के प्रकार हो गए, ठीक है ना। क्या प्रकार में था? जैसे एक ये प्रकार था, अपना देख चुके हम लोग। लिंकेज दो टाइप की थी, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चंस आया ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चंस का ही पार्ट है कि जो लिंकेज होती है, जो सहलग्नता होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो नंबर एक है दूरी। नंबर एक क्या? दूरी। जब दो जीन के बीच की दूरी कम होगी तो सहलग्नता उतनी ही प्रगाढ़ होगी, और जब दो जीन के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी सहलग्नता उतनी ही क्या होगी? कमजोर होगी। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरे पॉइंट की बात करी जाए तो क्या है? उम्र बढ़ने के साथ साथ में सहलग्नता कमजोर होने लगती है बच्चों। क्या? उम्र बढ़ने के साथ साथ में जो सहलग्नता होती है ना, जो लिंकेज होती है वो क्या होती है? वो कमजोर हो जाती है। और दूसरा फैक्टर हमारा है तापमान। जो दूसरा फैक्टर है वो है तापमान। जब तापमान में भी उतार चढ़ाव होता है, जब तापमान बढ़ने के साथ साथ में क्या है? सहलग्नता कमजोर होने लगती है, ठीक है ना। तापमान बढ़ने के साथ साथ सहलग्नता कमजोर होने लगती है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से आना चाहिए। और जो हमारा चौथा पॉइंट है इसमें क्या है? एक्स किरणों से उपचारित करने पर लिंकेज कमजोर पड़ती है। अगर आप लिंकेज को एक्स किरणों से उपचार कर रहे हैं तब भी जो हमारी लिंकेज है, जो सहलग्नता है, वो कमजोर हो जाएगी। तो एक बार प्यारे बच्चों फिर हम वीडियो को पुनः देख लेते हैं बढ़िया से। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे हमने पहले क्या पढ़ा बच्चों? सबसे पहले पढ़ा सहलग्नता की परिभाषा। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा जीनों का एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने के कारण लिंकेज होती है। फिर हमने क्या पढ़ा? सहलग्नता की अवधारणा को टी.एच. मॉर्गन साहब ने दिया, ये पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? सहलग्नता की अवस्थाएं पढ़ी। तो अवस्थाएं दो थी, कपलिंग थी और रिपल्सन थी, ठीक है ना। कपलिंग फेज और रिपल्सन फेज। फिर हमने पढ़ लिया रिपल्सन फेज के बारे में बढ़िया से। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने ये पढ़ा सर कि जो हमारी लिंकेज के प्रकार हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कंप्लीट लिंकेज है और एक इनकम्प्लीट। और अंत में हमने क्या पढ़ा? सहलग्नता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, और उन कारक में जो चार कारक मुख्य हैं, दूरी, उम्र, तापमान और एक्स किरणें। तो ये थी क्लास सहलग्नता का एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर। एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आया तो आप अच्छे से इसे सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नई वीडियो में। नमस्कार।